जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज अजय सिंह हियर। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर इंडिगो। ये चैप्टर राजकुमार शुक्ल और गांधी जी के संघर्ष के बारे में बताता है कि पहले कैसे राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए एक वो रेजोल्यूट पावर दिखाते हैं अपनी, और कैसे बाद में गांधी जी चंपारण जाकर उन किसानों की मदद करते हैं नील की खेती को करने के बचने से। इस चैप्टर को आपको मैं ऑडियो टाइप में सुनाने वाला हूँ, यानी कि आप चलते फिरते इसको सुन सकते हो। पूरी हिंदी समरी रहेगी आपकी, और ऑडियो में बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इंडिगो चैप्टर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, क्लास 12 अध्याय इंडिगो। इसके लेखक लुई फिशर हैं। यह अध्याय केवल इंडिगो यानी नील की खेती की कहानी नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के भारत में पहले सफल सत्याग्रह की कहानी भी है। लेखक बताते हैं कि 1942 में वे सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी से मिले। बातचीत के दौरान गांधी जी ने कहा कि वे बताएंगे कि आखिर उन्होंने 1917 में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की बात करने का निर्णय कैसे लिया। गांधी जी अपनी बात दिसंबर 1917 से शुरू करते हैं। उस समय वे लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन यानी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गए थे। वहां लगभग 2300 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि और बहुत सारे विजिटर्स मौजूद थे। चारों तरफ देश की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। इसी भीड़ में एक दुर्बल पतला किसान गांधी जी के पास आया और उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उस किसान ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। मैं चंपारण बिहार से आया हूँ। कृपया मेरे साथ चंपारण चलिए। गांधी जी ने बाद में लिखा कि उन्होंने इससे पहले चंपारण का नाम भी नहीं सुना था। उन्हें केवल इतना पता चला कि यह बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला है, जो नेपाल की सीमा के पास हिमालय की तराई में स्थित है। अब सवाल यह था कि आखिर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वहां क्यों ले जाना चाहते थे। दरअसल चंपारण के किसान बहुत बड़ी परेशानी में थे। वे शेरकोपर यानी बटाईदार किसान, ऐसे किसान जो अपनी जमीन के मालिक नहीं होते बल्कि किसी दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, और फसल का हिस्सा जमीन के मालिक को देना पड़ता है। चंपारण के किसानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वे अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे और कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। राजकुमार शुक्ला स्वयं भी उन्हीं किसानों में से एक थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने लोगों के लिए न्याय चाहते थे। किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि गो टू गांधी यानी गांधी के पास जाओ, तो वह महात्मा गांधी के पास गए। गांधी जी उस समय पूरे देश में व्यस्त थे। उन्होंने शुक्ला से कहा कि उन्हें अभी कानपुर जाना है और उसके बाद दूसरे कई कार्यक्रम भी हैं। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने हार नहीं मानी। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है। वे जहां जहां गांधी गए वहां वहां पहुंच गए। गांधी जी अहमदाबाद आश्रम लौटे तो शुक्ला वहां भी पहुंच गए। कई सप्ताह तक वे लगातार उनका पीछा करते रहे। वे बार बार केवल एक ही बात कहते, प्लीज फिक्स अ डेट, यानी बस एक तारीख तय कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। गांधी जी ने महसूस किया कि यह व्यक्ति निजी लाभ के लिए नहीं आया है, वह अपने पूरे जिले के किसानों के लिए न्याय चाहता है। आखिरकार गांधी जी ने कहा, मैं एक निश्चित तारीख को कलकत्ता में रहूंगा, वहां आ जाना और मुझे अपने साथ चंपारण ले चलना। निर्धारित दिन जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमार शुक्ला पहले से वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपना वादा निभाया था। दोनों वहां से ट्रेन द्वारा पटना पहुंचे। पटना में शुक्ला गांधी जी को प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। घर के नौकर शुक्ला को पहचानते थे, क्योंकि वे किसानों के मामलों में अक्सर वहां आते रहते थे। लेकिन उन्होंने गांधी जी को भी एक साधारण किसान समझ लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया। उन्हें डर था कि कहीं वे अनटचेबल यानी अछूत ना हो। यह घटना उस समय भारतीय समाज में फैले अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के भेदभाव को भी उजागर करती है। गांधी जी ने इस घटना पर कोई क्रोध नहीं किया, वे शांत रहे। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सीधे चंपारण जाने से पहले वे मुजफ्फर आएंगे, ताकि वहां के लोगों और वकीलों से किसानों की स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। उन्होंने प्रोफेसर जे बी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा। कृपलानी से उनकी मुलाकात पहले शांति निकेतन में हो चुकी थी।
15 अप्रैल 1917 की आधी रात को जब गांधी जी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी अपने छात्रों के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद थे। यहीं से चंपारण की उस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाती है। अब तक आपने देखा कि राजकुमार शुक्ला की दृढ़ता ने आखिरकार महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। गांधी जी अब केवल किसी किसान की बात सुनने नहीं आए थे, बल्कि वे खुद सच्चाई जानना चाहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले स्वयं उसकी जांच करते थे। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले वहां के लॉयर यानी वकीलों से मुलाकात की। वे जानना चाहते थे कि आखिरकार चंपारण के किसानों की वास्तविक समस्या क्या है। वकीलों ने उन्हें बताया कि वर्षों से किसानों पर अत्याचार हो रहा है। वे किसानों के मुकदमे अदालतों में लड़ते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांधी जी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पूछा, अगर किसान इतने डरे हुए हैं तो केवल कोर्ट केसेस लड़ने से उन्हें क्या फायदा होगा। उनके अनुसार समस्या केवल कानूनी नहीं थी, बल्कि उससे भी बड़ी थी फियर यानी डर की। किसान अंग्रेज अधिकारियों और लैंडलॉर्ड से इतने भयभीत थे कि वे अपने अधिकारों की बात भी नहीं कर पाते थे। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक लोगों के मन से डर नहीं निकलेगा, तब तक केवल अदालतों के फैसलों से उनकी स्थिति बदलने वाली नहीं है। यह बात सुनकर वहां मौजूद वकील भी प्रभावित हुए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि गांधी जी समस्या को केवल कानून के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाज और इंसान की मानसिक स्थिति को समझकर देख रहे हैं। इसके बाद गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब वे सीधे चंपारण जाएंगे। उनका उद्देश्य किसी आंदोलन की शुरुआत करना नहीं था। वे केवल एक काम करना चाहते थे, सच को ढूंढना, यानी सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी गांव-गांव जाने लगे। वे किसानों से सीधे मिलते, उनकी बातें ध्यान से सुनते और उनके घरों तक जाते। वे किसी अफवाह यानी सुनी-सुनाई बात पर भरोसा नहीं करते। हर जानकारी को वे स्वयं जांचते थे। धीरे-धीरे किसानों का विश्वास भी बढ़ने लगा। जो लोग पहले अंग्रेजों के डर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, वे अब गांधी जी के सामने अपनी समस्याएं खुलकर बताने लगे। इसी दौरान गांधी जी को अंग्रेज प्रशासन की ओर से एक ऑफिशियल नोटिस मिला। उसमें आदेश दिया गया था कि वे तुरंत चंपारण छोड़ दें। अंग्रेज अधिकारियों को डर था कि गांधी जी के आने से किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। लेकिन गांधी जी का उत्तर बिल्कुल शांत था। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि वे यहाँ किसी प्रकार की हिंसा फैलाने नहीं आए हैं। वे केवल किसानों की स्थिति की जांच करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला रहे हैं। वे केवल अपनी ड्यूटी यानी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। फिर भी प्रशासन ने अपना आदेश वापस नहीं लिया। अब गांधी की के सामने दो रास्ते थे। पहला, सरकारी आदेश मानकर चंपारण छोड़ दे, और दूसरा, अपने कर्तव्य के लिए वहीं रुकना और परिणाम स्वीकार करना। गांधी जी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने निर्णय लिया कि चंपारण वे नहीं छोड़ेंगे। अगर कानून उन्हें सजा देता है तो वह सजा भी स्वीकार वे कर लेंगे, लेकिन किसानों को बीच में छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। यही था सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ। किसी के खिलाफ हिंसा नहीं, किसी से नफरत नहीं, लेकिन सत्य और न्याय के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़े रहना। जब किसानों को यह पता चला कि गांधी जी अंग्रेज सरकार के आदेश के बावजूद उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तो उनके मन में एक नया साहस पैदा हुआ। जो लोग वर्षों से डर कर जी रहे थे, उनके अंदर पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उन्हें लगा, अगर एक व्यक्ति हमारे लिए इतना बड़ा जोखिम उठा सकता है, तो शायद हम हमारी जिंदगी बदल भी सकते हैं। यहीं से चंपारण का आंदोलन केवल किसानों की समस्या नहीं रहा, ये लोगों के मन से डर निकालने का आंदोलन बन गया। और यही कारण है कि इतिहास में चंपारण सत्याग्रह को केवल किसानों का संघर्ष नहीं, बल्कि फियर टू करेज यानी डर से साहस तक की यात्रा भी कहा जाता है। अब तक आपने देखा कि महात्मा गांधी ने सरकार का आदेश मानने के बजाय चंपारण में रुकने का निर्णय लिया। अब अगला दिन केवल गांधी जी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे चंपारण के लिए, इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था। सरकारी आदेश की अवहेलना करने के कारण गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया। सुबह होते होते यह खबर पूरे चंपारण में फैल गई।
हजारों किसान अदालत के बाहर इकट्ठा होने लगे। वे किसी हिंसा के लिए नहीं आए थे। वे केवल उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहते थे जिसने पहली बार उनके लिए अपनी स्वतंत्रता दांव पर लगा दी। अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जो किसान वर्षों से डरकर जी रहे थे, वे बिना किसी हथियार के लेकिन पूरे साहस के साथ अदालत के बाहर खड़े थे। स्थिति को संभालना प्रशासन के लिए कठिन होने लगा। अब गांधी जी अदालत पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने सरकारी आदेश का पालन क्यों नहीं किया। गांधी जी ने अपना उत्तर बहुत शांत और स्पष्ट शब्दों में दिया। उन्होंने कहा कि वे सरकार का अपमान नहीं करना चाहते, वे कानून का भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सामने एक और बड़ा कर्तव्य है। वह कर्तव्य है उन किसानों के प्रति जिनकी सहायता के लिए वे चंपारण आए हैं। अगर वे सरकारी आदेश मानकर चले जाते तो अपने नैतिक कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर हम गांधी जी के मोरल ड्यूटी को समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपने नैतिक कर्तव्य को पालन करने के लिए बाध्य थे। और यदि इसके लिए उन्हें कोई सजा मिलती है तो वो भी वे गांधी जी कहते हैं कि वह खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहीं भी सरकार को चुनौती देने वाली भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्हें न कोई नारा लगाया, न ही लोगों को उकसाया। उन्होंने केवल सत्य को स्वीकार किया और उसके परिणाम भी स्वीकार करने की बात कही। यही था सत्याग्रह का वास्तविक स्वरूप, सत्य पर अडिग रहना और दंड से न डरना। गांधी जी के इस व्यवहार ने अंग्रेज अधिकारियों को भी असमंजस में डाल दिया। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, जो न हिंसा कर रहा है, न भाग रहा है और न ही अपने निर्णय से पीछे हट रहा है। कुछ समय बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया, लेकिन जनता की बढ़ती भीड़ और बदलते माहौल को देखकर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गांधी जी को जमानत यानी बेल देने की बात कही गई, लेकिन गांधी जी ने स्वयं जमानत लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनका कहना था कि यदि उन्होंने कानून तोड़ा है तो वे उनकी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार स्थिति ऐसी बनी कि मामला आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ समय बाद सरकार ने गांधी जी के विरुद्ध चल रही कार्यवाही वापस ले ली। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल गांधी जी की व्यक्तिगत जीत नहीं थी, यह पहली बार था जब किसानों ने महसूस किया कि अंग्रेज सरकार अजय नहीं है। अगर सत्य और साहस के साथ खड़ा हुआ जाए तो अन्याय का विरोध किया जा सकता है। अब गांधी जी को किसानों की समस्या की जांच करने की पूरी अनुमति मिल गई। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों के स्टेटमेंट्स यानी बयान दर्ज करने शुरू किए। वे हर किसान की बात ध्यान से सुनते, किसी भी शिकायत को बिना जांच स्वीकार नहीं करते। धीरे-धीरे हजारों किसानों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। इन बयानों से यह स्पष्ट हो गया कि किसानों पर लंबे समय से अत्याचार हो रहा था। अब सरकार इस सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकती थी। इसी कारण एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इस समिति ने गांधी जी को भी सदस्य बनाया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जिस व्यक्ति को कुछ दिन पहले चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया था, वही अब सरकारी जांच समिति का सदस्य बन चुका था। यह गांधी जी के धैर्य, सत्य और अहिंसा की सबसे बड़ी सफलता थी। जब संघर्ष अदालत से निकलकर समाधान की दिशा में बढ़ चुका था, लेकिन क्या किसानों को वास्तव में न्याय मिला? क्या अंग्रेज प्लांटर्स अपनी गलतियां मानने को तैयार हुए? और गांधी जी ने ऐसा कौन सा निर्णय लिया जिसने सभी को चौंका दिया? अब गांधी जी ने पूरी गंभीरता से किसानों के स्टेटमेंट्स यानी उनके लिखित और मौखिक बयान एकत्रित किए। हजारों किसानों ने अपनी आपत्ति सुनाई। हर किसान की कहानी लगभग एक जैसी थी, वर्षों से अन्याय, शोषण और डर। सरकार द्वारा बनाई गई जांच समिति ने इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया। अब अंग्रेज प्लांटर्स यानी नील के बागान मालिक पहले की तरह किसानों की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। वो उनकी समस्या को समझ रहे थे। लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद समिति ने यह स्वीकार किया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है। इसके बाद एक सेटलमेंट यानी समझौता प्रस्ताव सामने आया। इस प्रस्ताव के अनुसार अंग्रेज प्लांटर्स किसानों से जो पैसा अनुचित तरीके से वसूल चुके थे, उनका एक हिस्सा वापस करेंगे। बहुत से लोगों को लगा कि गांधी जी पूरी रकम वापस लेने की मांग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने 50% या 100% की जीत नहीं की। उन्होंने 25% रिफंड यानी 25% धन वापस करने का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। पहली नजर में यह निर्णय कई लोगों को छोटा लग सकता है, लेकिन गांधी जी का उद्देश्य केवल पैसा वापस दिलाना नहीं था।
उनका उद्देश्य कहीं बड़ा था। वे चाहते थे कि अंग्रेज प्लांटर्स पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करें कि उन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है, और यही ठीक हुआ। जब अंग्रेजों ने किसानों को पैसा लौटाना पर सहमति दे दी, तो यह केवल धन वापसी नहीं था, यह उनकी नैतिक हार यानी कि मोरल डिफीट हो गई थी। गांधी जी जानते थे कि सम्मान और आत्मविश्वास किसी भी धनराशि से अधिक मूल्यवान है। कुछ ही वर्षों के भीतर अंग्रेज प्लांटर्स ने चंपारण छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी पकड़ समाप्त हो गई। यह भूमि जिस पर वर्षों तक उनका नियंत्रण था, फिर किसानों के पास लौटने लगी। लेकिन गांधी जी का कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उनके लिए केवल आर्थिक समस्या का समाधान पर्याप्त नहीं था। वे समझते थे कि यदि समाज को वास्तव में बदलना है, तो लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाना होगा। इसलिए उन्होंने चंपारण में एजुकेशन यानी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गांव में स्कूल खुलवाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने सहयोगियों और स्वयं सेवकों को गांव में भेजा ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके साथ साथ गांधी जी ने क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता पर भी जोर दिया। उन्होंने देखा कि गांव में सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है। लोगों को स्वच्छ रहने और अपने आसपास का वातावरण साफ रखने के लिए प्रेरित किया गया। स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि हेल्थ और सैनिटाइजेशन को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया जितना किसानों के अधिकार को। इस प्रकार चंपारण का आंदोलन केवल इंडिगो कल्टीवेशन की समस्या तक ही सीमित नहीं रहा, यह समाज सुधार का आंदोलन भी बन गया। अब लेखक लुइस फिशर इस पूरी घटना का महत्व बताते हैं। उनके अनुसार चंपारण का यह संघर्ष गांधी जी के भारत में पहले सफल सिविल डिसओबीडियंस का प्रारंभ था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल कानून बदलना नहीं थी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी लोगों के मन से डर का समाप्त होना। वर्षों से जो किसान अंग्रेज अधिकारियों के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे, अब उनमें आत्मविश्वास आ चुका था। उन्हें विश्वास हो गया था कि सत्य और अहिंसा यानी कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के मार्ग पर चलकर भी न्याय प्राप्त किया जा सकता है। यही चंपारण सत्याग्रह की सबसे बड़ी सफलता थी। तो दोस्तों, इंडिगो अध्याय में हमें केवल नील की खेती की कहानी नहीं बताता, यह हमें बहुत सी चीजें सिखाता है, जैसे कि एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। राजकुमार शुक्ला की लगातार कोशिशों ने गांधी जी को चंपारण तक पहुंचाया। उन्होंने हार नहीं मानी कि गांधी जी वहां उनकी सुन नहीं रहे या उनके मिल नहीं रहे। उन्होंने बार बार अपनी दृढ़ता को मजबूत किया और उससे उनको सफलता मिली। गांधी जी ने बिना हिंसा के केवल ट्रुथ और सत्याग्रह के बल पर किसानों का विश्वास जीता। उन्होंने पहले सच्चाई जानी, फिर लोगों का डर दूर किया और उसके बाद न्याय दिलाया। उनके लिए जीत का अर्थ केवल पैसा वापस मिलना नहीं था, बल्कि लोगों का जो खोई हुई आत्मसम्मान है यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, वो वापस लाना था। चंपारण ने पूरे भारत को यह संदेश दिया कि सत्य, साहस और अहिंसा किसी भी अन्याय के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। इसी संदेश के साथ इंडिगो चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस चैप्टर के सारांश को या समरी को समझने में मदद मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही और अच्छी वीडियो जानने के लिए और समरी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।